हाँ जी। तो पिछली क्लास में क्या पढ़ा था हमने? गांधी जी के 3 आंदोलन पढ़े थे, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा। चंपारण के बारे में हमने पढ़ा था कि गांधी जी लखनऊ अधिवेशन में भाग लेने के लिए गए हुए थे 1916 में, और राजकुमार शुक्ल उनको वहां से चंपारण ले जाते हैं, जहां पर नील के जो किसान थे, नील की खेती के जो किसान थे, वो तिनकठिया प्रथा से परेशान थे, क्योंकि उनसे भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती करवाई जाती थी। गांधी जी ने जब वहां सत्याग्रह किया तो अंग्रेजों ने एक आयोग बनाया। गांधी जी खुद उस आयोग के सदस्य थे, और गांधी जी किसानों को 25% जुर्माना जो अंग्रेजी सरकार ने नील के किसानों पर लगा दिया था, वापस दिलवाया था। रविंद्र बाबू ने इस आंदोलन की सफलता पर उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। राजेंद्र प्रसाद, मजरूल हक, नरहरि पारीख, जेबी कृपलानी, महादेव देसाई आदि उनके साथ में थे, जिन्हें जुडिथ ब्राउन ने अपने पुस्तक गांधी राइज टू पावर में सब कॉन्ट्रैक्टर कहा है। फिर हमने पढ़ा कि अहमदाबाद में एक मिल मालिक हुआ करते थे, अंबालाल सारा भाई, और उन्होंने अपने मजदूरों का प्लेग भत्ता रोक दिया था। मजदूरों ने जब हड़ताल की तो उन्होंने 20% प्लेग भत्ता दे दिया था, लेकिन बाद में गांधी जी मजदूरों के पक्ष में भूख हड़ताल पर बैठ गए और मजदूरों को 35% प्लेग भत्ता दिलवाया था। अंबालाल सारा भाई गांधी जी के बहुत अच्छे सहयोगी थे, साबरमती आश्रम स्थापित करवाने में सहयोग दिया था। उनकी बहन अनुसुईया बेन साबरमती आश्रम की नियमित सदस्य थी। उन्हीं दिनों गांधी जी गुजरात किसान सभा के अध्यक्ष हुआ करते थे। खेड़ा नाम के स्थान पर गुजरात में फसलें खराब हो गई थी, पर अंग्रेजी सरकार फिर भी भू राजस्व वसूल कर रही थी। गांधी जी ने किसानों को भू राजस्व देने से मना कर दिया। यहाँ पर भी गांधी जी की जीत हुई और अंग्रेज भू राजस्व वसूल नहीं कर पाए। गांधी जी के साथ में यहाँ पर डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल पहली बार यहीं पर मिले थे उनसे। इंदुलाल याग्निक थे, शंकरलाल बैंकर थे, महादेव देसाई उनके साथ में रहते ही थे हमेशा। जुडिथ ब्राउन वापस अपनी पुस्तक गांधी राइज टू पावर में लिखती है कि गांधी जी ठेकेदार थे और ये सारे के सारे उनके साथ वाले उप ठेकेदार थे, सब कॉन्ट्रैक्टर थे। आज वहां से थोड़ा हम आगे पढ़ते हैं। आज हम एक नई घटना पढ़ने जा रहे हैं, रोलेट एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। 1919 के अंदर एक रोलेट एक्ट आया था, उसके बारे में देखते हैं। थोड़ा सा मैं इससे पीछे बताऊंगा आपको। वास्तव में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, युद्ध के दौरान किसी भी देश में कुछ ऐसे कानून बनाए जाते हैं जो देश की आंतरिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखने के लिए काम है, कि जब देश का ध्यान बाहरी युद्ध की तरफ लगा हुआ है तो अंदर का सिस्टम किसी भी प्रकार से गड़बड़ाए नहीं। तो अंग्रेज 1915 में कानून लेके डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट नाम करके 1915 के अंदर एक कानून लेके आए थे। इसी कानून को आगे विस्तार देने के लिए, इसी कानून को और आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये वो दौर था कि न केवल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, बल्कि अपने यहाँ पे क्रांतिकारी गतिविधियां भी चल रही थी। मैंने बताया भी था आपको कि अपने 1908 के बाद में क्रांतिकारी गतिविधियां इधर बढ़ने लग जाती, उनको भी रोकना जरूरी था। तो 1917 में एक कमेटी बनाई गई सर सिडनी रोलेट के अध्यक्षता में। सर सिडनी रोलेट के अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई। इस कमेटी ने कुछ सिफारिश दी अपनी, उन सिफारिशों के आधार पर जो अधिनियम पारित किया गया था उसका नाम है रोलेट एक्ट। क्योंकि रोलेट की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, इसलिए कमेटी का नाम भी रोलेट कमेटी हो गया, और उस कमेटी की सिफारिश के आधार पर अधिनियम आया था, इसलिए उस अधिनियम का नाम भी क्या हो गया? रोलेट एक्ट हो गया। दोनों तीनों बात याद रखना। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1915 में, रोलेट कमेटी बनी थी 1917 में, रोलेट एक्ट आया था 1919 में। 2 साल की गैप के अंदर है, याद रहने वाली सी बातें आपकी याद रह जाएगी। अब इससे आगे देखो, बढ़ते हैं। अब तो सारी बातें लिखी हुई सी, मैं थोड़ी चीज एक साथ लेके बता देता हूँ आपको। ये देखो, यहां से पढ़ते हैं। अभी मैंने बताया कि 17 में, ये याद रख लेना, ये मैंने जो बताई डेट है,
लिखा हुआ है कि अंडर लीडरशिप ऑफ सर सिडनी रोलेट सेडिशन कमेटी वाज फॉर्म्ड। ये कमेटी, सेडिशन कमेटी जो बनाई गई है, ये 1917 की कमेटी है, याद रखना। राजद्रोह समिति बनाई गई कि भाई युद्ध के माहौल के अंदर कोई बंदा देश के खिलाफ गतिविधि ना करता हो। इस समय सब लोगों का एकमात्र ध्यान दूसरे देश से युद्ध लड़ने में ही लगाया जाना चाहिए। तो राजद्रोह समिति बनाई गई थी 1917 में। किसके अध्यक्षता में? सर सिडनी रोलेट के अध्यक्षता के अंदर बनाई गई थी। ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशंस ऑफ दिस कमेटी, इस समिति की सिफारिश के आधार पर अधिनियम पारित किया गया। तो जिसको हम रोलेट एक्ट कहते हैं ना, उसका पूरा नाम वास्तव में ये है, अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट, अराजक एवं क्रांतिकारी अपराध अधिनियम। ये देखो, अब इस बात पे वापस जवाब, क्रांतिकारी अपराध अधिनियम, क्योंकि उस टाइम क्रांतिकारियों द्वारा ऐसी कई गतिविधियां की जा रही थी जो अंग्रेजों को लगता था कि हमारे खिलाफ है, अंग्रेजों को लगता था हमारे खिलाफ है, मतलब ये देश के खिलाफ, ये भारत के खिलाफ है। तो उन्होंने कहा साहब इन गतिविधियों को रोकने के लिए हमें कानून लेके आएंगे, और वो कानून वो लेके आ गए थे। ये कानून 1919 में है आपका, आगे लिखा है, इसे रोलेट एक्ट भी कहा जाता है। सीधी सी बात, क्या था कानून? कानून ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर बिना जांच किए गिरफ्तार किया जा सकता है। यदि सरकार को युद्ध की स्थितियों में लगता है कि यह व्यक्ति देश के खिलाफ काम कर रहा है, यह व्यक्ति अनार्किकल एक्टिविटीज में लिप्त है, तो उस व्यक्ति को बिना किसी जांच के पकड़ो और अंदर डाल दो। उसे अपील करने का कोई अधिकार नहीं, उसे वकील रखने का कोई अधिकार नहीं, उसे दलील देने का कोई अधिकार नहीं। आप ये मान लो कि आप जो पॉलिटी में ये पढ़ते हो, पोटा, टाडा, रासुका जो पढ़ते हो, ये उसी प्रकार का कानून था। अभी भी ऐसे कानून होते हैं, बस फर्क इतना है कि पहले ये कानून अंग्रेज लागू किया करते थे, इसलिए हम उनको गालियां निकालते हैं। अब ये कानून हम खुद लागू करते हैं, इसलिए हम गालियां नहीं निकालते हैं। बाकी कानून पहले भी ऐसे हुआ करते थे, अब भी कानून ऐसे होते हैं, और युद्धकालीन परिस्थितियों के अंदर ऐसे कई कानून हर देश द्वारा बनाए जाते हैं। तो कानून कहता है कि बिना किसी जांच के किसी भी व्यक्ति को क्रांतिकारी गतिविधियों के शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है, और उसे अपील, वकील और दलील करने का कोई भी अधिकार नहीं। हमने कहा भाई साहब तो काला कानून, आप न अपील करने दे रहे हो, ना वकील रखने दे रहे हो, ना दलील करने का कोई भी अधिकार मिल रहा है हमें। तो याद रखना वापस, 1915 में डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट आया, जिसको विस्तार देने के लिए 1917 में सर सिडनी रोलेट के अध्यक्षता में सेडिशन कमेटी बनी। इस समिति की सिफारिश के आधार पर 1919 में अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट आया, जिसे काला कानून कहते हैं, ना अपील, ना वकील, ना दलील का कानून कहते हैं, रोलेट एक्ट कहते हैं। और इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त होने के शक के आधार पर, ओनली डाउट, शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है, तथा उसे किसी भी प्रकार के अपील करने का, वकील रखने का और दलील देने के अधिकार नहीं होंगे। याद रखना भाई, ये बार सिंपल सा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन से कानून को ना अपील, ना वकील, ना दलील का कानून कहा जाता है? तो रोलेट एक्ट। सिंपल सी याद रखने वाली बात है, रोलेट एक्ट के लिए बात की जाती है। या कभी वो रोलेट एक्ट दे ही नहीं अपने को, तो वो याद रखना, अराजक एवं क्रांतिकारी अपराध अधिनियम, अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट। जब देश में ये बातें पता चली कि साहब अंग्रेज इस प्रकार का कानून लेके आए, बड़ा हंगामा हुआ इसके खिलाफ। गांधी जी ने कहा सत्याग्रह शुरू करेंगे। गांधी जी का तो आंदोलन करने का एक ही तरीका, वो तरीका कौन सा? सत्याग्रह। तो गांधी जी ने कहा भाई साहब हम तो सत्याग्रह शुरू करेंगे। तो गांधी जी ने इसके खिलाफ सत्याग्रह शुरू कर दिया। बॉम्बे में गांधी जी ने बाकायदा सत्याग्रह सभा बना दी, सत्याग्रह सभा की स्थापना की गई बॉम्बे से। याद रखना भाई, तो ये पूछ लेगा कि सत्याग्रह सभा की स्थापना बॉम्बे में की गई थी, ऐसा कौन से आंदोलन के दौरान किया गया था? तो रोलेट एक्ट के खिलाफ जो आंदोलन किया गया था उस समय ऐसा किया गया था, इसे रोलेट सत्याग्रह कहा जाता है। तो रोलेट सत्याग्रह में सत्याग्रह सभा कहाँ बनाई गई थी? तो बॉम्बे के अंदर सत्याग्रह सभा बना दी गई थी, और कहा गया कि 6 अप्रैल को ऑल इंडिया स्ट्राइक की जाएगी, 6 अप्रैल को राष्ट्रव्यापी हड़ताल की जाएगी, नेशन वाइड स्ट्राइक कंडक्ट की जाएगी। याद रखना भाई, एक कोई पूछ लेगा आपसे
कि रौलट एक्ट के दौरान हड़ताल कब की गई थी, तो 6 अप्रैल को हड़ताल की जाएगी। तो याद रखना 6 अप्रैल को पूरे देश के अंदर हड़ताल हुई थी, पूरा देश ही विरोध कर रहा था इस कानून का। उधर आर्य समाज के एक बड़े नेता हुआ करते थे, दिल्ली रहा करते थे, स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती। आर्य समाज के नेता स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती, इन्होंने गांधी जी को मैसेज किया कि बापू, ये चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, बॉम्बे अपने घर में बैठ के आंदोलन करने से नेता नहीं बना जाता। नेता बनना है, बड़ा नेता बनना है, दिल्ली आइए। भारत की राजधानी दिल्ली है, दिल्ली में बैठकर आंदोलन करोगे तो लोगों को पता चलेगा कि गांधी को आंदोलन कर रहा है। दिल्ली है भारत का दिल्ली, यहाँ आके आंदोलन करना चाहिए। गांधी जी ने ठीक है बाबा, आपने स्वामी जी बुलाया तो हम आ रहे हैं। तो गांधी जी किसके बुलाने पर दिल्ली जा रहे थे, तो श्रद्धानंद सरस्वती, स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती के बुलाने पर दिल्ली जा रहे थे। कौन से आंदोलन के दौरान, रौलट एक्ट वाले आंदोलन के दौरान। रास्ते में एक हरियाणा में रेलवे स्टेशन पड़ता है पलवल, अंग्रेजों ने गांधी जी को यहाँ पलवल रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार किया और धीरे से कान में समझाया कि बापू, दिल्ली में लाठीचार्ज करेंगे बैंकर वाला, हालत खराब हो जाएगी, इससे अच्छा है चुपचाप वापस बॉम्बे चले जाओ, दिल्ली हम संभाल लेंगे अपने आप। बापू उनका पर जाने का रास्ता ही नहीं है, उनका हम छोड़ आएंगे। बापू वापस बिठाया एक बस के अंदर, वापस ले जाके बॉम्बे ले जाके छोड़ दिया था। मतलब गांधी जी दिल्ली